बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स टाइटल के पास्ट पेपर फॉल 2021 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करते हैं। इन सर्कल टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट बट ओनली वन ऑप्शन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन है हमारे पास। ईच क्वेश्चन कैरी द 0.75 मार्क्स। टोटल मार्क्स जो उनसे हैं वो 15 है। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफाइड इन C++, यानी C++ में आइडेंटिफायर इसमें से करेक्ट कौन सा है। और आप जैसे कि जानते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, फंक्शंस, etc। और आइडेंटिफायर के रूल्स हैं विच आर बेसिकली द 8 रूल्स। और रूल्स को चेक करते हुए अब हम इसे देखते हैं कि कौन सा वाला करेक्ट है। तो अगर हम चेक करें डी ऑप्शन को, तो इट स्टार्टेड विद द 7, दैट इज़ द रॉन्ग। ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि आइडेंटिफाइड नेम हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। सेकेंड वन, 7 वार्ड नेम, यहाँ पर वार्ड नेम कैपिटल है लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता। अगेन रूल क्या हमने पहला चेक करना है कि इट शुड बी स्टार्टेड विद अल्फ़ाबेट R_। तो ये अगेन किससे शुरू हो रहा है, 7 से, डैट इज़ आल्सो रॉन्ग। फिर $var_ नेम, तो इट बिगिंस विद द डॉलर, तो ये डॉलर से नहीं शुरू होना चाहिए। अगेन ये किससे शुरू होना चाहिए, अल्फ़ाबेट R_ से। तो हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन क्या रह जाता है, var_123_4, क्योंकि वेरिएबल के नेम में जो सा है अल्फ़ाबेट भी होते हैं, अंडरस्कोर भी होता है और नंबर्स भी होते हैं, बट इट शुड बी स्टार्टेड विद द अल्फ़ाबेट R_। अगर यहाँ से हम डॉलर का साइन हटा दें तो डैट इज़ आल्सो करेक्ट। अगर यहाँ से 7 जो से इसे मूव करवा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो ये भी करेक्ट है। और यहाँ से भी 7 को रिमूव कर दिया जाए, डैट इज़ आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट हायरार्की ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन C++। हायरार्की कहते हैं लेवल को, यानी 1 by 1 स्टेप जो है इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है। तो अगर हम चेक करें तो मल्टीप्लाई एंड माइनस, डिवाइड और प्लस, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, यानी इसको पहले इवेलुएट होना है और उसके बाद माइनस आ जाता है। अब माइनस मल्टीप्लाई से कम अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, ये भी ठीक है, लेकिन माइनस के बाद क्या आ रहा है, डिवीजन। तो डिवीजन नहीं यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लाई की इंपॉर्टेंस जो उनसे है वो दोनों की सेम होती है। तो ए ऑप्शन इज आल्सो द रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है हमारे पास। फिर प्लस माइनस इन दोनों की हायरार्की सेम है, जबकि डिवाइड और मल्टीप्लाई की हायरार्की सेम है। बट अकॉर्डिंग टू द रूल, जिसकी हायरार्की, जिसका लेवल या जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है वो पहले आना चाहिए और जिसकी बाद में होती है उसे बाद में आना चाहिए। तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर डिवीजन पहले है, ये करेक्ट है, प्लस है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई आ जाता है, तो डैट इज़ द रॉन्ग। मल्टीप्लाई को डिवीजन के बाद आना चाहिए, ना कि प्लस को। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द मल्टीप्लाई, डिवीजन प्लस माइनस है। अब रूल हम जो पढ़ते हैं मैथ्स में, डैट इज़ द डीमैथ्स, यानी डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन आप ये याद रखें कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस के साथ ऑपरेटर एसोसिएटिविटी होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई और डिवीजन की हायरार्की सेम है, इनका लेवल सेम है, और प्लस और माइनस का लेवल क्या है, ये सेम है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर 22, वाई असाइनमेंट ऑपरेटर 15, यानी एक्स वेरिएबल के पास 22 है और वाई के पास वैल्यू 15 है। नेक्स्ट इज द कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर है, जिसमें एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर यानी एक्स को कोई वैल्यू दी जानी है। अब वो वैल्यू किस बेस पे दी जानी है, कंडीशन की बेस पे, क्योंकि हमारे पास ये जो क्वेश्चन मार्क है डैट इज द टर्नरी ऑपरेटर और इससे पहले कंडीशन लिखी जाती है। अब एक्स ग्रेटर देन वाई, तो ये कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रू है, क्योंकि x के पास वैल्यू क्या है 22 ग्रेटर देन 15, तो डैट इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इसके फ़ौरन बाद वाली आ जाती है स्टेटमेंट हमारे पास, ट्रू स्टेटमेंट x प्लस वाई, जिस 22 प्लस वाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 37। कॉलन का मतलब होता है एल्स। एल्स क्या करें, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या करें, x प्लस वाई को इवेलुएट नहीं करना बल्कि किसको करना है, x माइनस वाई पर जो सा है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी 22 में से माइनस क्या कर देना है 15, तो फिर हमारे पास 7 क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 7। नो हमारे पास अब करेक्ट ऑप्शन क्या है 37। अगर आप इसको देखें तो टर्नरी ऑपरेटर कैन आल्सो बी रिटन लाइक, टर्नरी ऑपरेटर को इस तरह लिखा जाता है, इफ x ग्रेटर देन y, तो ये ट्रू है
और इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो x प्लस वाई क्या करेगा, ये प्लस करेगा और वैल्यू किसको साइन कर देगा, x को। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स हमारा एग्जीक्यूट होगा और x माइनस वाई की वैल्यू किसको दे दी जाएगी, x को दे दी जाएगी। 37 इज द करेक्ट ऑप्शन। What will be printed after executing following statement? ASCII value of A is 65. नो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मौजूद है। A जो सा ये करेक्टर है हमारे पास और इसकी ASCII वैल्यू 65 बनती है। जब कोड हमें दिया गया है तो उसमें है इंट वैल्यू, यानी वैल्यू डाटा टाइप जो सी है, वैल्यू वेरिएबल की डाटा टाइप इंट है जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज लेता है विदाउट डेसिमल पॉइंट, और 4 CH है। 4 इज अ डाटा टाइप और CH जो सा ये वेरिएबल का नेम है। सी आउट हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट के तौर पर आती है। फिर ऑपरेटर्स आ जाते हैं, दैट इज द ब्रैकेट प्रेसिडेंस के लिए लगाई गई है। तो CH असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट इज इक्वल टू हमारे पास है। फिर पैरेंथेसिस आ जाता है, वैल्यू इज इक्वल टू 65, यानी 65 किसको वैल्यू दी गई है, असाइन कर दी गई है वैल्यू वेरिएबल को, जो कि यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है। तो वैल्यू वेरिएबल के पास वैल्यू क्या मौजूद है, 65। अब वो 65 किसको असाइन अब किया जा रहा है, CH वेरिएबल को। CH वेरिएबल क्या है, इट्स डाटा टाइप इज 4। तो CH के पास जब 65 इंटीजर की वैल्यू जाएगी तो दिस 65 इज इक्वल टू किसके है, A के है, यानी ये 65 किसकी ASCII वैल्यू है, A की है। तो देन आवर करेक्ट आंसर इज द कैपिटल A। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द रॉन्ग विद दिस इफ इट इज रिटन इनसाइड अ स्विच स्ट्रक्चर। अगर हम ये केस पैरेंथेसिस x ग्रेटर देन 2 कॉलन किसके अंदर लिख देते हैं, स्विच स्ट्रक्चर के अंदर लिखते हैं, तो फिर क्या हमारे पास जो है रॉन्ग होता है या क्या हमारे पास आउटपुट आती भी है या नहीं आती। वेयर x इज एन इंट वेरिएबल, जहाँ पर जो x है उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर अगर डाटा टाइप है तो इट मीन x के पास जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है। बेसिक फोकस हमने ये करना है कि केस x ग्रेटर देन 2 कॉलन जो सा है, अगर ये इफ स्विच स्ट्रक्चर के अंदर लिखा जाए तो ये हमें क्या आंसर देगा। तो केसेस कैन नॉट हैव कंडीशंस, क्या केसेस के पास कंडीशन नहीं हो सकती। केसेस मस्ट हैव सेमी कॉलन नॉट कॉलन, यानी ये जो इधर कॉलन लगा हुआ है वो कहते हैं कि जी यहाँ पे सेमी कॉलन होना चाहिए, तो डेट इज द रॉन्ग, क्योंकि केस हमेशा किससे एंड होता है, कॉलन से एंड होता है। केसेस मस्ट बी कैपिटलाइज्ड, केसेस जो लिखे जाते हैं वो कैपिटलाइज हो सकते हैं, तो होते हैं क्योंकि केस के बाद हम जो सा है क्या लिख सकते हैं, डबल कोटेशन में कैपिटल A भी लिख सकते हैं, सॉरी सिंगल कोटेशन में हम कैपिटल A लिख सकते हैं केस की वैल्यू को। ठीक है, केस कीवर्ड को नहीं, केस की वैल्यू को, जो लेबल होता है, यानी सिंगल कोटेशन A कैपिटल लिखा जा सकता है, सिंगल कोटेशन A भी कैपिटल हो सकता है आपके पास। केस इज नॉट वैलिड स्ट्रक्ट इनसाइड स्विच स्टेटमेंट, तो जो सा केस है ये वैलिड स्ट्रक्चर है हमारे पास, यानी एक वैलिड स्टेटमेंट है जिसे हम अपने स्विच स्ट्रक्चर के अंदर लिखते हैं। तो केसेस कैन नॉट हैव कंडीशंस। ऑलवेज रिमेंबर कि इसके साथ रॉन्ग क्या है कि जो केस की वर्ड होता है इसके बाद हमेशा या तो इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू आती है या करैक्टर कांस्टेंट वैल्यू आती है। केस के फौरन बाद हम कंडीशन को यूज नहीं कर सकते। इसका करेक्ट ऑप्शन है A। फिर ब्रेक स्टेटमेंट इन रेपिटेशन स्ट्रक्चर कॉजेज अ प्रोग्राम टू। रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, लूप होते हैं, जैसा फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। तो उसमें अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर दी जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोग्राम पर। अगेन स्टार्ट द लूप फ्रॉम 1, यानी जो लूप के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया गया था उसको इनिशियलाइज 1 से किया गया था, तो क्या ये उस वेरिएबल को 1 से शुरू करेगा, तो दैट इज रॉन्ग। एग्जिट द प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम हमारा सारे का सारा टर्मिनेट हो जाएगा, तो डेट इज आल्सो रॉन्ग। ब्रेक इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड, ये रॉन्ग है क्योंकि ब्रेक हमारे पास वैलिड कीवर्ड है। तो एग्जिट द लूप, यस सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये लूप को एग्जिट करवा देता है चाहे अभी लूप की कंडीशन ट्रू क्यों ना हो। ठीक है, वैसे तो लूप टर्मिनेट होते हैं जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट जब आती है तो चाहे कंडीशन ट्रू है फिर भी लूप एग्जिट कर जाएगा, यानी लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। अ फंक्शन विच डज नॉट रिटर्न वैल्यू, ऐसा फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता उसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट फंक्शन कहते हैं। वाइड फंक्शन का कीवर्ड यूज होता है, फाइनाइट फंक्शन होता है, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से करेक्ट जो सा है डेट इज द वाइड फंक्शन है, क्योंकि वाइड फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता।
वेरिएबल डाटा आर लिस्टेड इन फंक्शंस कॉल्स, यानी जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल करते वक्त जब उसे कोई वैल्यू असाइन की जाती है, कोई वेरिएबल उसको जो है पैरामीटर के तौर पे दिया जाता है, तो वो पैरामीटर क्या कहलाता है? क्या उसे हम डिक्लेयर्ड पैरामीटर कहते हैं, पास्ट पैरामीटर कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, या उसे एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं? तो ऑलवेज रिमेंबर, जिस स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन को कॉल किया जाता है उसमें जो हम पैरामीटर्स देते हैं, दीज आर कॉल्ड द एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। और जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसमें जो पैरामीटर्स लिखे जाते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। द ऑपरेटर यूज्ड फॉर डी रेफरेंसिंग आर इन डायरेक्शन इज, यानी हम कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिसे यूज करेंगे जो वेरिएबल की मेमोरी के अंदर जो रेफरेंस पाया जाता है उसको खत्म कर देगा, तो दैट इज द स्टैटिक, ठीक है। ये डी रेफरेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है व्हाट्स रॉन्ग विद दिस फॉर लूप स्टेटमेंट, यानी ये एक फॉर लूप की स्टेटमेंट है और इसमें क्या रॉन्ग है? फॉर कीवर्ड है, ये लोअर केस में लिखा हुआ है, दैट इज करेक्ट। इंट डाटा टाइप है, ये भी लोअर केस में, ये करेक्ट है। जे इज द वेरिएबल नेम, ये कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ये भी करेक्ट है। असाइनमेंट ऑपरेटर 5, दैट इज आल्सो करेक्ट है। कॉमा, तो यहाँ में रॉन्ग क्या है कि जो आपका लूप होता है फॉर लूप, यहाँ पर कॉमा नहीं सेमीकोलन यूज होता है, तो देयर मस्ट बी सेमीकोलन एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, यानी यहाँ पर सेमीकोलन आना चाहिए। जहाँ पे ये आपको भी रेड कलर का पॉइंटर नजर आ रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। द कॉमर्स शुड बी रिप्लेस्ड विद सेमीकोलन, यस, जो यहाँ पे कॉमा अंदर लिखे हुए हैं इसको हमने रिप्लेस किसके साथ कर देना है? सेमीकोलन से, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि लूप वेरिएबल जे मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद 0, तो 0 से भी हो सकता है और 5 से भी हो सकता है, तो 5 अगर यहाँ पे आ गया तो ये रॉन्ग नहीं है। द वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी द लेटर आई व्हेन यूजिंग अ फॉर लूप, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आपके पास के एम जे जो काउंटर वेरिएबल होता है वो किसी भी नेम के साथ आ सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस प्रोटोटाइप्स, कि ये फंक्शन के प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप्स में क्या आता है? जहाँ पर हम रिटर्न टाइप बताते हैं कि क्या हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप देनी है या नहीं देनी, और अगर ना देनी हो तो वाइड का कीवर्ड यूज होता है। सम इज द फंक्शन नेम है। इंट कॉमा इंट दैट इज द पैरामीटर, अगर पैरामीटर देने हो तो हम यहाँ पे सिंपल डाटा टाइप्स भी लिख सकते हैं और डाटा टाइप के साथ पैरामीटर के नेम भी दे सकते हैं। अब ये हमारे पास 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, तीनों फंक्शन का नेम सम है, लेकिन तीनों फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। सम जो फर्स्ट वन है इसके 2 इंटीजर इंट टाइप के जो है वो पैरामीटर हैं, दूसरा जो सम फंक्शन है उसके 3 इंट टाइप के इंट टाइप के पैरामीटर्स हैं, और जो सम तीसरा है उसके शॉर्ट टाइप के 2 पैरामीटर्स हैं। तो अगर देखा जाए तो इनकी नंबर्स जो उनसे है डिफर है पहले 2 में, पहले सम में 2 इंट है और दूसरे सम में 3 इंट है, तो पैरामीटर की बेस पे ये दोनों डिफरेंट हमारे पास फंक्शन है। और अगर तीसरा फंक्शन देखा जाए सम का, तो यहाँ पे शॉर्ट 2 हैं, यहाँ पे इंट 2 हैं, लेकिन इन दोनों की डाटा टाइप क्या है? डिफरेंट है। तो इन प्रोटोटाइप्स को देखकर द अबव कोड इज एन एग्जांपल ऑफ पासिंग पैरामीटर्स बाय रेफरेंस, तो ये रॉन्ग है। पासिंग पैरामीटर्स बाय रेफरेंस देने हो तो इधर एड्रेस ऑपरेटर यूज होता है। इंट अबव, द अबव कोड इज एन एग्जांपल ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, तो क्या ये रिकर्सिव फंक्शन की एक एग्जांपल है? तो दैट इज आल्सो रॉन्ग। द above code is an example of function overloading, या ये एग्जाम्पल है फंक्शन आपकी ओवरराइडिंग की, तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रोग्राम में सेम रिटर्न टाइप के साथ, सेम ही फंक्शन के नेम के साथ हम डिफरेंट डाटा टाइप्स के पैरामीटर दे रहे हैं, या उनकी तादाद जो सी है हम उसे डिफरेंट कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर मैंने कहा है डाटा टाइप डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी इंट है, इसके अंदर भी इंट है, डाटा टाइप आप सेम हो गया है, लेकिन इन पैरामीटर्स की तादाद जो सी है वो मुख्तलिफ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो तादाद एक जैसी है, शॉर्ट शॉर्ट इंट इंट, लेकिन इन दोनों की डाटा टाइप्स क्या है? डिफरेंट है। जो फंक्शन ओवरराइडिंग है दैट इज यूज्ड इन द इनहेरिटेंस, वो ऊप में आप लोग पढ़ेंगे। द एक्सप्रेशन एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर 4 + 2 रिमाइंडर -8 इवेलुएट्स 2। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या चेक करना है? ऑपरेटर की हायरार्की। असाइनमेंट ऑपरेटर की हायरार्की प्रेसिडेंस कम होता है, प्लस का जो सा है वो असाइनमेंट ऑपरेटर से ज़्यादा होता है, लेकिन प्लस का रिमाइंडर ऑपरेटर से कम होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या होगा? 2 रिमाइंडर -8 आ जाएगा, तो 2 दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 2 8 पर डिवाइड नहीं होता, 8 2 पे डिवाइड हो जाता है, लेकिन 2 8 पे डिवाइड नहीं होता। दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल 2 आएगा। और 2 को प्लस किससे करेंगे? 4 के साथ, तो द करेक्ट ऑप्शन इज द 6।
What should be printed on screen? स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? इंट एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर 4 है, 4 के पास 4 जो सा वो दिया गया है एक्स वेरिएबल को। इफ प्रीफिक्स एक्स है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एक्स का मतलब है कि पहले एक्स की वैल्यू को बढ़ाओ और फिर उसको यूज़ करो। यूज़ करने से मुराद है कि फिर उसको चाहे किसी के साथ कंपेयर करो, चाहे उसकी वैल्यू किसी को असाइन कर दो या उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो, लेकिन पहले इसकी वैल्यू बढ़ानी है। तो एक्स के पास वैल्यू क्या है 4, 4 में इंक्रीमेंट होगा तो ये क्या बन जाएगा 5। अब 5 इज इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो सी आउट क्या कर दिया जाएगा 5। तो स्क्रीन पे 5 प्रिंट होगा। नेक्स्ट देखें, आपको इफ स्टेटमेंट के बाद कोई कर्ली ब्रेस नज़र नहीं आ रही। अगर कर्ली ब्रेस आपको नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि ये जो इफ़ है हमारे पास, ये इफ़ की एक ही स्टेटमेंट है। जिसका अगर मैं आपको इधर ये सर्कल करके बताऊं तो डैट इज़ ओनली वन इफ़ स्टेटमेंट। और ये जो FIVE 5 लिखा हुआ है ये उस वक्त प्रिंट होगा जब x इज़ इक्वल टू 5 होगा। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है, हमारे पास है x पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट मीन कि आप x की वैल्यू पहले बढ़ाएं या यूज़ करें। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर x पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट अकेला काम कर रहा हो तो ये प्री फिक्स की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर x के पास वैल्यू होगी थी 5, यहाँ पे इंक्रीज होकर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। जब 6 हो जाएगी तो अब ये नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट है। इस इफ स्टेटमेंट में x के पास क्या है, इस x के पास 6 है, ठीक है जी, रिमेंबर। और ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, इसका मतलब है कि पहले x को इस्तेमाल करो, उसके बाद x की वैल्यू को क्या करना, बढ़ाना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई थी, बढ़ के 6। तो 6 से कंपेयर किया जा रहा है तो 6 इज इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर स्क्रीन पे क्या आउटपुट आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अब करेक्ट ऑप्शन आ रहा है दैट इज द 5 और 6 आएगा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है हमारे पास आउटपुट में। अगेन इसको आपने सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से इवेलुएट करना है कि ये दो हमारे पास अलहदा इफ है और जो यहाँ पर अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि x पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है और जिसकी वैल्यू क्या है हो गई है 6 हो गई है, ये अलहदा स्टेटमेंट है, इसका किसी भी इफ़ के साथ ताल्लुक नहीं है। तो दैट्स वाई हमारे पास जो आउटपुट आएगी दैट इज़ द 5 6, ठीक है, ये वाला। जिस तरह अगर इस कोड को आप देखें ये वाला है तो इसको मैंने सिंप्लीफाई ऐसे भी किया हुआ है, इंट x इज इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर 4 है, इफ प्री फिक्स x है इज इक्वल टू 5 है तो x के पास 4 है तो 5 इज इक्वल टू 5 ट्रू है तो सी आउट क्या होगा 5। फिर ये x अलहदा है, ये x की वैल्यू 5 थी तो 6 बनाएगा। फिर ये पोस्ट फिक्स x है तो पहले x की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, पहले इसकी वैल्यू यूज होगी। तो इसके पास पहले क्या है 6 इज इक्वल टू 6 है तो आंसर क्या आ जाएगा 6 है। फॉर इंट आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 है, नेक्स्ट सेमी कॉलन है हमारे पास और आई लेस देन 5 और फिर सेमी कॉलन आई इंक्रीमेंटेड है, दैट इज़ द आउटर फॉर लूप, ठीक है, ये आउटर फॉर लूप है। और जिस यहाँ पे आप इस कोड को देखें तो दैट इज़ द आउटर और दैट इज़ द इनर फॉर लूप है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसकी इवैल्यूएशन यहाँ से भी इसको अंडरस्टैंड करते जाइएगा। आई के पास वैल्यू क्या है 1 है, फिर आगे हम कंडीशन देखते हैं तो ये ट्रू है यानी 1 लेस देन 5 ट्रू आ गया है। आई का इंक्रीमेंट अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर उसके बाद कंडीशन आती है और फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होने के लिए आई है तो हमारे पास एक इनर लूप आ गया। इनर लूप में जे की वैल्यू क्या है 5 है, 5 लेस देन 8 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू हो गई है हमारे पास तो यहाँ पर देखें आउटपुट में आई की पहले वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर माइनस है और जे के पास वैल्यू क्या है हमारी 5 है तो 1 माइनस 5 ये हमारे पास प्रिंट होगी। प्रिंट होने के बाद जब कंट्रोल हमारा दोबारा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जे इंक्रीमेंट हुआ है तो जे के पास 5 था, अब इंक्रीमेंट होकर इसकी वैल्यू क्या हो गई है 6 हो गई है, ठीक है। बट आफ्टर प्रिंटिंग, किसको प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 5 प्रिंट करने के बाद और फिर कॉमा प्रिंट करने के बाद अब जे में क्या वैल्यू हो गई है 6 और आई के पास वैल्यू क्या थी 1 इंक्रीज होकर क्या बन गई है हमारे पास 2, दैट्स वाई अब आई की वैल्यू ये 1 हमारे पास नहीं रही बल्कि ये चेंज होकर अब क्या हो गई है 2 हो गई है, ठीक है। अगेन इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम लोग। पहले हमारे पास आई के पास वैल्यू थी 1, ठीक है, 1 लेस देन 5 कंडीशन क्या हो गई ट्रू,
ट्रू होने के बाद कंट्रोल ने कंडीशन ट्रू होने के बाद अपनी स्टेटमेंट को चेक किया, बॉडी ऑफ फॉर लूप को, आउटर फॉर लूप की बॉडी को, इसकी बॉडी को। तो यहाँ पर जे के पास वैल्यू क्या है 5, 5 लेस देन 8, कंडीशन ट्रू हो गई है। जैसे कंडीशन ट्रू हुई है तो इसने अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है और इसकी स्टेटमेंट क्या है सी आउट आई। तो आई के पास हमारे पास वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर हुई है 1। तो डेट्स वाई स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा 1 हाइफन और फिर क्या प्रिंट हो जाएगा 5। ठीक है, ये 5 हमारे पास प्रिंट हो गया और इसके बाद क्या आ जाएगा कॉमा आ जाएगा। कॉमा आने के बाद नेक्स्ट वाला हम चेक करते हैं। अब जे में इंक्रीमेंट हो गया है क्योंकि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इसने क्या करना है जे में इंक्रीमेंट करना है और जे में इंक्रीमेंट करने के बाद साथ ही उसने आई में इंक्रीमेंट करना है। तो दोनों में इंक्रीमेंट हुआ तो जे की वैल्यू 6 हो गई हमारे पास और आई की वैल्यू 2 हो गई। अब आई की वैल्यू 1 नहीं रही, ये क्रॉस हो चुकी है क्योंकि अब मेमोरी में इसकी वैल्यू 2 हो चुकी हुई है। ठीक है जी, नेक्स्ट आप चलें तो 6 है जे के पास और 6 जोन सा है लेस देन 8, कंडीशन ट्रू हुई है तो आई की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पर अब आउटपुट में आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी दैट इज द ट्रू और माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास जे की करंट वैल्यू क्या है 6। तो 6 वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होगी और क्या बनेगी 7 और आई की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या बनेगी 3। अब जे के पास क्या है 7 लेस देन 8 तो कंडीशन ट्रू है, यानी ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। तो आई के पास जो मौजूदा वैल्यू है वो क्या है 3 और 3 जो सा है प्रिंट हो जाएगा। जे के पास मौजूदा वैल्यू क्या है 7 हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा और उसके बाद क्या है कॉमा हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो जे और आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। जे के पास 8 हो जाएगा और आई के पास क्या वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब जब ये 4 हो जाएगी तो अब ये कंडीशन को चेक करेगा, यानी जे लेस देन 8 है तो कंडीशन बिकम्स द फॉल क्योंकि जे के पास 8 है और 8 लेस देन 8 क्या हो जाता है फॉल्स हो जाती है। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो रिमेंबर के हमारा इनर लूप फॉल्स हुआ है और आउटर लूप की अभी इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली थी। ठीक है, तो आउटर लूप की जब इंक्रीमेंट हमारे पास होगा तो आई की करंट वैल्यू क्या है हमारे पास 4। आई की करंट वैल्यू क्या है 4 और जब ये 4 इंक्रीज होगा ये आउटर आई के थ्रू दैट इज द आउटर इफ फॉर लूप है। ये इंक्रीमेंट किसका है हमारा आउटर फॉर लूप। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो सा ये थोड़ा सा इशू आ रहा है इसका टाइप करने में, ये आउटर फॉर लूप है यानी ये वाली स्टेटमेंट है जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब क्या वैल्यू हो गई है 5 हो गया है तो 5 लेस देन 5 द कंडीशन इज फॉल्स। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका पूरे का पूरा कोड क्या है वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने से मुराद है कि अब कोई भी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो दैट्स वाई हमारे पास अब जो करेक्ट आउटपुट आएगी या करेक्ट आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 है हमारे पास 1 5 2 6 3। ठीक है जी, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट वन हम अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। व्हाट इज द आउटपुट फॉर इंट आई। असाइनमेंट ऑपरेटर 1 है, फिर सेमीकोलन है, आई लेस देन 5 है, आई इंक्रीमेंट है। तो आई के पास 1 है, 1 लेस देन 5 द कंडीशन इज ट्रू है तो माइनस माइनस आई और ये जो माइनस माइनस है ये प्री फिक्स डिक्रीमेंट है। प्री फिक्स डिक्रीमेंट का मतलब है कि पहले आई की वैल्यू को क्या करो कम करो और फिर उसको यूज करो। तो आई के पास 1 है, 1 माइनस 1 यानी यहाँ पे आई है ना, तो आई के पास 1 है, 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 0। तो सी आउट क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 अगर हमारे पास आउटपुट आ जाती है तो इसके बाद क्या किया जा रहा है आई में इंक्रीमेंट किया जा रहा है। आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आई के पास वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अगेन हो जाएगी और 1 लेस देन 5 है दैट इज द कंडीशन ट्रू है। तो फिर आई में क्या किया जा रहा है माइनस किया जा रहा है तो अगेन आई 0 होगा और इधर 1 हो जाएगा तो 1 लेस देन 5 तो कंडीशन क्या होगी कभी भी हमारे पास फॉल्स नहीं होगी। तो देन द करेक्ट ऑप्शन इज इनफाइनाइट लूप। यहाँ पर 1 2 3 4 दैट इज द रॉन्ग, 1 2 3 4 5 ये भी रॉन्ग है क्योंकि 1 आपके आउटपुट में आता ही नहीं है। आउटपुट में हमेशा क्या आएगा जीरोज आएगा, जीरोज और कॉमा। और स्टेटमेंट जो सी है ये आपकी चलती रहेगी 0 के साथ
क्योंकि अगेन इसकी लॉजिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो लॉजिक ये कह रही है कि 1 लेस देन 5 है, ट्रू है, लेकिन सी आउट में प्री फिक्स डिक्रीमेंट है और 1 माइनस 1, क्योंकि ये है इसका मीनिंग होता है i माइनस 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आउटपुट में आना चाहिए, आउटपुट में आने के बाद फिर i में इंक्रीमेंट होना चाहिए और i में यानी 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 अगेन लेस देन 5 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर 1 इधर आएगा पोस्ट प्रीफिक्स डिक्रीमेंट के पास, तो यहाँ पर अगेन वाली फिर क्या आ जाएगी 0, तो द कंडीशन जो है वो हमारे पास कभी फॉल्स नहीं होगी। है व्हाट इज द आउटपुट इंट एन 1 असाइनमेंट ऑपरेटर 1, एन वेरिएबल के पास वैल्यू है 1 वाइल एन 1 लेस देन 50 है, तो 1 लेस देन 50 द कंडीशन इज ट्रू इफ, इसके बाद क्योंकि ये हमारे पास क्या है डैट इज द बॉडी ऑफ वाइल लूप, ये वाइल लूप की बॉडी है, तो प्री फिक्स इंक्रीमेंट में एन की वैल्यू क्या होगी 2, 2 रिमाइंडर 7, 2 रिमाइंडर 7 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर 0 नहीं आया क्योंकि रिमाइंडर 2 आ गया, 2 आ गया तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी तो कंटिन्यू, कंटिन्यू कीवर्ड क्या कहता है, ये कंट्रोल को अगेन कहाँ पे ले जाता है, लूप के स्टार्ट में ले जाता है, लूप के स्टार्ट में आएगा तो यहाँ पर एन की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर पहले क्या थी, पहली वैल्यू क्या थी 1, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर क्या बन गई है 2, तो 2 लेस देन 50 द कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है तो 3 रिमाइंडर, क्योंकि प्री फिक्स इंक्रीमेंट है तो 3 रिमाइंडर 7 है, कंडीशन का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा 3 आएगा, 0 नहीं आया, 3 आया तो फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी क्योंकि 3 को कंसिडर कंप्यूटर आपका ट्रू में कर रहा है। कंटिन्यू में जाएगा तो यहाँ पर इंक्रीमेंट 3 लेस देन 50 द कंडीशन इज ट्रू, फिर इंक्रीमेंट होगा तो 4, 4 रिमाइंडर 7 जो सा ये कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर 4 लेस देन 50 द कंडीशन इज ट्रू, 4 में प्री फिक्स इंक्रीमेंट होगा तो 5 बनेगा, 5 रिमाइंडर 7 करेंगे तो 5 आंसर आएगा और 5 आंसर आने का मतलब है कि ये कंटिन्यू में जाएगा, कंटिन्यू में जाएगा तो फिर 5 लेस देन 50 द कंडीशन इज ट्रू, 6, फिर 5 में जब प्री फिक्स इंक्रीमेंट करेंगे तो ये क्या बनेगा 6, 6 रिमाइंडर 7 आएगा हमारे पास, तो रिजल्ट क्या आया 6 है, 0 नहीं है, क्योंकि 0 होगा तो आपकी इफ की स्टेटमेंट जो से वो फॉल्स कंसिडर होगी, तो ये कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू जाएगा तो यहाँ पर 6 लेस देन 50 ये भी ट्रू है, फिर यहाँ पर 6 में जब इंक्रीमेंट हुआ तो क्या बनेगा 7, 7 रिमाइंडर 7 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 आएगा। रिमाइंडर जो सा उसको देखने के लिए कि किस तरह लिया जाता है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगी, उसको आप लाजमी देखिएगा कि ये कोड जो है रिमाइंडर का कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो इसमें 7 भी बाहर है और अंदर भी 7 है, तो 7 1 द 7, तो जो 1 है वो क्वोशंट है और जो नीचे हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा दैट इज द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर ऑपरेटर के थ्रू आता है क्योंकि ये रिमाइंडर ऑपरेटर लगा हुआ है आपका। अब इसकी जो आउटपुट आई है वो क्या आई है हमारे पास 0 आई है, तो 0 मतलब कि इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई है, फॉल्स हो गई है तो सी आउट क्या होगा n1, n1 के पास वैल्यू क्या है 7, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 7 आएगी। इसका मतलब है कि जब हमने पहले इसको इवेलुएट किया है तो यहाँ पर हर वो वैल्यू आउटपुट में आएगी जिसके साथ 7 का वो मल्टीपल है, यानी 7 उसको पूरा पूरा अपने ऊपर डिवाइड कर लेता है। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर क्या है आपके पास 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49 है, क्योंकि लॉजिक को अंडरस्टैंड करें कि ये 7 आया कैसे है हमारे पास। यहाँ से सिर्फ इसको समझिएगा कि रिमाइंडर ऑपरेटर में के थ्रू जब रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब है कंटिन्यू की कीवर्ड नहीं एग्जीक्यूट होगा, और जो ये सी आउट है ये इफ का पार्ट नहीं है, ये आपके लूप का पार्ट है, ठीक है। तो जब कंटिन्यू का कीवर्ड आता गया तो वो तो लूप के शुरू में जाता रहा है, और जैसे ही कंटिन्यू का कीवर्ड एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ये इफ की कंडीशन पाल हुई है तो इसने सी आउट n1 कर दी है। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडेक्स नंबर इन एन अरे स्टार्ट्स विद डैश एंड द लास्ट इंडेक्स नंबर ऑफ अरे साइज n विल बी, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो अरे है उसका फर्स्ट इंडेक्स होता है 0
और अगर अरे का साइज है 8 तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है 0,n-1। व्हाट विल हैपन इन दिस कोड, इस कोड में क्या होगा। देखिए इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर 100 है, 100 ए को दिया गया है, बी को 200 की वैल्यू दी गई है। डैट इज स्टैटिक इंडिकेटिंग द पॉइंटर, ये हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है। डैट इज द एड्रेस ऑपरेटर, ए वेरिएबल मेमोरी में जहां भी क्रिएट हुआ है उसने अपना एड्रेस किसको दे दिया है, पी पॉइंटर को। और बी वेरिएबल जो उनसे वो जहां भी क्रिएट हुआ है मेमोरी में उसने अपना एड्रेस दे दिया है क्यू को, क्योंकि एड्रेस ऑपरेटर लगाने का मतलब ये है कि आप पी क्यू पॉइंटर को वैल्यू 200 नहीं दे रहे बल्कि बी का एड्रेस दे रहे हैं। तब जब पॉइंटर एक पॉइंटर क्यू है उसने अपने पास मौजूद वैल्यू किसको दे दी है, दूसरे पॉइंटर को। तो देखें यहाँ पर क्यू के पास वैल्यू किसके वेरिएबल का एड्रेस था, बी वेरिएबल का एड्रेस था। तो इसका मतलब है कि क्यू ने बी वेरिएबल का एड्रेस किसको दे दिया है, पी पॉइंटर को दे दिया है। तो सो इट्स करेक्ट एक्शन, आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, पी नो पॉइंट्स टू बी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप वेरिएबल इज क्रिएटेड टू रीड अ फाइल, के कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो फाइल को रीड करने के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए किस ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप को यूज करते हुए हम यूज करेंगे। तो दैट इज द इफ स्ट्रीम। जो ओ एफ स्ट्रीम है वो राइट करने के लिए यूज होती है, जो आई ओ स्ट्रीम है वो रीड और राइट दोनों के लिए होती है। एंड द लास्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली डिफाइंड स्ट्रक्चर ए, कि कौन सा इसमें ऐसा कोड है जो बता रहा है कि आपका ए स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन कर दिया गया है। तो स्ट्रक्ट इंट ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर, तो डेट इज द रॉन्ग। स्ट्रक्ट ए अंडरस्कोर स्ट्रक्ट, ये ठीक है, लेकिन इंट ए सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, डेट इज रॉन्ग, डेट इज आल्सो रॉन्ग। द करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रक्ट ए स्ट्रक्चर का नाम है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंट ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर, डेट इज द एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्ट ए। और ये जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है ये इंडिकेट करता है कि आपका वेरिएबल जो आपका जो स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन कर दिया गया है।